सोचिए, एक नया नया देश है, दुनिया के मंच पर अपनी पहली सांसें ले रहा है। दूसरा विश्व युद्ध अभी अभी खत्म हुआ है और पूरी दुनिया दो ताकतवर गुटों में बट रही है, अमेरिका और सोवियत संघ। बिल्कुल। और हर कोई पूछ रहा है तुम किसकी तरफ हो। ऐसे में ये नया देश अपनी पहचान कैसे बनाएगा? आज हम आजाद भारत की विदेश नीति के इसी शुरुआती तूफानी दौर की गहराई में उतरेंगे। और हमारा मिशन ये समझना है कि उस वक्त के नेताओं ने किन सिद्धांतों पर भारत की विदेश नीति की उसकी नींव रखी। हाँ। हमारे पास जो स्रोत हैं वो उस दौर की चुनौतियों और मौकों का एक जबरदस्त विश्लेषण करते हैं। हम देखेंगे कि कैसे गुट निरपेक्षता का आदर्शवाद चीन के साथ युद्ध की हकीकत से टकराया और भारत ने दुनिया के मंच पर अपनी जगह कैसे बनाई। चलिए फिर इस कहानी को शुरू से शुरू करते हैं। जब भारत आजाद हुआ तो उसके सामने दुनिया की तस्वीर कैसी थी? माहौल क्या था? माहौल बहुत तनाव भरा था। दुनिया दो खेमों में बंट चुकी थी। हाँ। एक तरफ अमेरिका का लोकतांत्रिक गुट और दूसरी तरफ सोवियत संघ का कम्युनिस्ट गुट। और जो नए नए आजाद देश थे उन पर किसी एक को चुनने का भारी दबाव था। अच्छा। इसी बीच भारत को न सिर्फ अपनी सीमाओं को सुरक्षित रखना था, बल्कि देश के अंदर गरीबी और विकास की जो पहाड़ जैसी चुनौतियां थीं उनसे भी निपटना था। जैसा कि जवाहरलाल नेहरू ने खुद कहा था, किसी भी देश की आजादी का असली इम्तिहान उसके विदेशी रिश्तों से ही होता है। तो भारत ने क्या रास्ता चुना? जाहिर है दोनों में से किसी एक महाशक्ति का हाथ थाम लेना सबसे आसान विकल्प होता। बिल्कुल, लेकिन नेहरू का सोचना अलग था। स्रोत बताते हैं कि उनके 3 बड़े लक्ष्य थे। क्या थे वो? पहला, बड़ी मुश्किल से मिली आजादी को हर कीमत पर बचाए रखना। दूसरा, देश की सीमाओं की हिफाजत करना। और तीसरा, देश का तेजी से आर्थिक विकास करना। अच्छा। नेहरू को लगा कि अगर हम किसी एक गुट में शामिल हो गए तो हमारी आजादी बस नाम की रह जाएगी। फैसले दिल्ली में नहीं, वॉशिंगटन या मॉस्को में लिए जाएंगे। तो इन तीनों लक्ष्यों को एक साथ साधने का तरीका थी गुट निरपेक्षता की नीति। ये शब्द सुनने में बड़ा भारी लगता है, अगर इसे आसान भाषा में समझना हो तो। गुट निरपेक्षता को ऐसे समझिए जैसे स्कूल के 2 सबसे ताकतवर लड़कों के गैंग है और आप कहते हैं कि भाई मैं तुम दोनों की इज्जत करता हूं, पर मैं अपनी टीम अलग बनाऊंगा। हाँ, सही है। मैं किसी के साथ फालतू की लड़ाई में नहीं पड़ूंगा और अपने फैसले खुद लूंगा। इसका मतलब था किसी भी सैन्य गुट यानी ना तो नेटो और ना ही वार्सो पैक्ट में शामिल होना। और हर मुद्दे को अपने हिसाब से देखना। हाँ, सही गलत के तराजू पर तोलना, ना कि किसी के दबाव में। लेकिन क्या ये नीति सिर्फ कागज पर ही अच्छी नहीं थी? असल में तो जैसा स्रोत में हंगरी वाले मामले का जिक्र है, भारत का झुकाव सोवियत संघ की तरफ साफ दिखता था। 1956 में जब ब्रिटेन ने मिस्र पर हमला किया तो भारत में खुलकर विरोध किया। लेकिन उसी साल जब सोवियत संघ ने हंगरी पर धावा बोला तो भारत ने सार्वजनिक तौर पर उसकी निंदा नहीं की। तो क्या ये एक तरह का दिखावा था? ये एक बहुत ही वाजिब सवाल है और उस दौर में भी ये सवाल खूब उठा था। सच तो यह है कि इस नीति पर चलना एक रस्सी पर चलने जैसा था, जहां संतुलन बनाना बहुत मुश्किल था। बेहद मुश्किल था। भारत की आलोचना हुई कि हंगरी के मामले में वो चुप क्यों रहा, लेकिन इस संतुलन साधने की कोशिश का एक बड़ा फायदा भी हुआ। वो क्या? भारत को दोनों ही गुटों से आर्थिक और तकनीकी मदद मिलती रही। अमेरिका भी मदद करता था और सोवियत संघ भी, क्योंकि दोनों को उम्मीद थी कि शायद भारत उनकी तरफ आ जाए। यानी एक तरह से दोनों को अपने पाले में रखने की कोशिश। लेकिन क्या देश के अंदर सब लोग इस नीति से खुश थे? नहीं, बिल्कुल नहीं। डॉक्टर अंबेडकर जैसे बड़े नेता और भारतीय जनसंघ जैसी पार्टियां चाहती थीं कि भारत को अमेरिका के जो लोकतांत्रिक गुट है उसके ज्यादा करीब होना चाहिए। अच्छा। उनका मानना था कि कम्युनिस्ट देशों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। लेकिन उस दौर में विदेश नीति पर नेहरू की पकड़ बहुत मजबूत थी, इसलिए उनकी ही नीति आगे बढ़ी। और इसी गुट निरपेक्षता और एशियाई एकता की भावना के साथ नेहरू ने सबसे ज्यादा उम्मीदें अपने पड़ोसी चीन से लगा रखी थी। हाँ। लेकिन शायद यही उम्मीदें आगे चलकर सबसे बड़े धोखे में बदलने वाली थीं। बिल्कुल। ये रिश्ते एक बहुत ही दोस्ताना अंदाज में शुरू हुए थे। 1949 में जब चीन में कम्युनिस्ट क्रांति हुई तो भारत उन पहले देशों में था जिसने नई सरकार को मान्यता दी। नेहरू को लगता था कि भारत और चीन दोनों ही पश्चिमी ताकतों के शिकार रहे हैं और अब दोनों को मिलकर एशिया का भविष्य बनाना चाहिए। हिंदी चीनी भाई भाई का नारा सिर्फ नारा नहीं था, वो उस दौर की एक उम्मीद थी। सही बात है। और इसी दोस्ती की सबसे बड़ी मिसाल थी पंचशील समझौता 1954 में। हाँ,
शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के 5 सिद्धांत। लेकिन कमाल की बात यह है कि शांति और दोस्ती के जिन सिद्धांतों पर हस्ताक्षर हो रहे थे, चीन पर्दे के पीछे उन्हीं की धज्जियां उड़ाने की तैयारी कर रहा था। यही इस कहानी का सबसे दुखद पहलू है। इस दोस्ती में 2 वजहों से दरार पड़नी शुरू हुई। पहला और सबसे बड़ा मुद्दा बना तिब्बत। हाँ, 1950 में चीन ने तिब्बत पर कब्जा कर लिया। इससे भारत और चीन के बीच सदियों से चला आ रहा एक प्राकृतिक बफर जोन वो खत्म हो गया। भारत ने शुरू में दबी जुबान में विरोध किया, लेकिन जब 1959 में तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा को भागकर भारत में शरण लेनी पड़ी तो चीन बुरी तरह भड़क गया। और दूसरा मुद्दा था बॉर्डर का। हाँ, सीमा विवाद। चीन ने अचानक लद्दाख के अक्साई चिन इलाके और अरुणाचल प्रदेश के बड़े हिस्से पर अपना दावा ठोक दिया। और तो और 1957 से 1959 के बीच उसने चुपचाप अक्साई चिन में एक सड़क भी बना ली, जो भारत के लिए एक बड़ा झटका था। बहुत बड़ा झटका था। यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात है। स्रोत बताते हैं कि चीन ने हमले के लिए अक्टूबर 1962 का समय चुना, जब अमेरिका और सोवियत संघ क्यूबा मिसाइल संकट में बुरी तरह उलझे हुए थे। हाँ, दुनिया परमाणु युद्ध के कगार पर थी। क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक था या एक सोची समझी जियोपॉलिटिकल चाल? ये प्राय निश्चित रूप से एक बहुत सोची समझी चाल थी। अच्छा। चीन जानता था कि दुनिया की 2 सबसे बड़ी ताकतें एक दूसरे के साथ उलझी हुई हैं और भारत के मामले में दखल नहीं दे पाएंगी। उसने इसी मौके का फायदा उठाया और लद्दाख और अरुणाचल दोनों मोर्चों पर एक साथ हमला कर दिया। और भारतीय सेना इस हमले के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। बिल्कुल नहीं। इस युद्ध का नतीजा भारत के लिए एक राष्ट्रीय सदमे जैसा था। इसे राष्ट्रीय अपमान कहा गया। सोचिए, जिस प्रधानमंत्री ने हिंदी चीनी भाई भाई का नारा दिया हो, उसी की पीठ में छुरा घोंका गया। ये सिर्फ एक सैनिक हार नहीं थी, ये एक भरोसे का कत्ल था। बिल्कुल। भारत को अमेरिका और ब्रिटेन से सैन्य मदद मांगनी पड़ी। उस वक्त के रक्षा मंत्री वीके कृष्ण मेनन को इस्तीफा देना पड़ा। और नेहरू की छवि को भी बहुत धक्का लगा। ऐसा धक्का लगा जिससे वो शायद कभी उभर नहीं पाए। इसका असर उनके स्वास्थ्य पर भी बहुत गहरा पड़ा। पार्टी में पहले से सब ठीक था? नहीं, इस युद्ध ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर पहले से चल रही खींचतान को और हवा दे दी। अच्छा। पार्टी में एक गुट था जो सोवियत संघ को अपना आदर्श मानता था। हाँ। और दूसरा चीन की क्रांति को। 1962 के युद्ध के बाद ये मतभेद इतने बढ़ गए कि कौन सही है और कौन गलत, इस पर पार्टी का टूटना मतलब तय हो गया। और फिर पार्टी बढ़ गई। हाँ, 1964 में पार्टी सीपीआई और सीपीआई-एम में बट गई। 1962 के धोखे ने भारत के आदर्शवाद को सबसे बड़ी चोट पहुंचाई। इसके बाद विदेश नीति में एक यथार्थवादी सोच हावी होने लगी, जिसकी सीधी झलक हमें पाकिस्तान के साथ हुए अगले युद्धों में दिखाई दी। बिल्कुल। अगर चीन के साथ रिश्ते दोस्ती से शुरू होकर दुश्मनी पर खत्म हुए, तो पाकिस्तान के साथ रिश्तों में तनाव शुरू से ही था। कश्मीर मुद्दा। हाँ, कश्मीर मुद्दा 1947 से ही दोनों देशों के बीच विवाद की जड़ बना हुआ था। लेकिन क्या हमेशा सिर्फ तनाव ही था? स्रोत में सिंधु जल संधि का जिक्र है। हाँ, और ये बहुत बड़ी बात है। हमेशा सिर्फ लड़ाई नहीं हुई, कुछ मामलों में जबरदस्त सहयोग भी देखने को मिला। जैसे बंटवारे के दौरान अगवा की गई हजारों महिलाओं को उनके परिवारों तक पहुंचाने के लिए दोनों सरकारों ने मिलकर काम किया। और 1960 में विश्व बैंक की मदद से सिंधु नदी के पानी के बंटवारे को लेकर जो संधि हुई, वो आज भी कायम है। ये दिखाता है कि चाहने पर रास्ते निकल सकते हैं। बिल्कुल। पर फिर भी बड़े युद्ध हुए, खासकर 1965 का युद्ध, चीन से हार के सिर्फ 3 साल बाद। ये बहुत जल्दी था। हाँ, पाकिस्तान को शायद लगा कि 1962 की हार के बाद भारत कमजोर पड़ चुका है। उन्होंने पहले गुजरात के कच्छ में और फिर कश्मीर में हमला किया। लेकिन इस बार भारत का नेतृत्व अलग था। हाँ, प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने एक बहुत बड़ा और साहसिक फैसला लिया। उन्होंने सेना को सिर्फ कश्मीर में बचाव करने के बजाय पंजाब की अंतर्राष्ट्रीय सीमा को पार कर लाहौर की तरफ जवाबी हमला करने का आदेश दिया। एकदम। शास्त्री जी का ये फैसला बहुत बड़ा माना जाता है। इसने दुनिया को दिखाया कि भारत अब सिर्फ बचाव नहीं करेगा, बल्कि पलटकर जवाब भी दे सकता है। एकदम सही। ये नेहरू के दौर से एक बड़ा बदलाव था। भारतीय सेना लाहौर के दरवाजे तक पहुंच गई थी। बाद में ताशकंद में समझौता हुआ, लेकिन 1965 के युद्ध ने भारत का खोया हुआ आत्मविश्वास काफी हद तक लौटा दिया। लेकिन इसके सिर्फ 6 साल बाद 1971 में एक और बड़ा युद्ध हुआ, जिसके कारण कहीं ज्यादा गहरे थे। और इसकी जड़ें
पाकिस्तान के अपने अंदरूनी संकट में थी। हाँ, पूर्वी पाकिस्तान यानी आज का बांग्लादेश और पश्चिमी पाकिस्तान के बीच। बिल्कुल। 1970 के चुनाव में पूर्वी पाकिस्तान की पार्टी अवामी लीग को जबरदस्त जीत मिली, लेकिन पश्चिमी पाकिस्तान के नेता ये नतीजा मानने को तैयार नहीं थे। अच्छा। उन्होंने शेख मुजीबुर रहमान को गिरफ्तार कर लिया और अपनी ही जनता पर फौजी कार्रवाई शुरू कर दी। नतीजा ये हुआ कि करीब 80 लाख बंगाली शरणार्थी भागकर भारत आ गए। हाँ, और भारत पर एक बहुत बड़ा मानवीय और आर्थिक बोझ आ पड़ा। उस वक्त की जियोपॉलिटिक्स भी बड़ी दिलचस्प थी। अमेरिका और चीन दोनों पाकिस्तान का साथ दे रहे थे। ऐसे में भारत लगभग अकेला पड़ गया था। बिल्कुल। और इसी अमेरिका चीन पाकिस्तान की धुरी का मुकाबला करने के लिए इंदिरा गांधी ने एक मास्टर स्ट्रोक चलाया। वो क्या था? भारत ने अगस्त 1971 में सोवियत संघ के साथ 20 साल की शांति और मित्रता की संधि पर दस्तखत किए। अच्छा। इस संधि का सीधा मतलब था कि अगर भारत पर हमला हुआ तो सोवियत संघ उसकी मदद के लिए आएगा। इसने भारत को एक तरह का सुरक्षा कवच दे दिया। और फिर दिसंबर 1971 में युद्ध छिड़ गया। हाँ, और भारतीय सेना ने एक बहुत ही तेज और सुनियोजित कार्रवाई की। सिर्फ 13 दिनों के अंदर ढाका को घेर लिया गया और लगभग 90,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने आत्मसमर्पण कर दिया। हाँ, आत्मसमर्पण कर दिया। ये दूसरे विश्व युद्ध के बाद सबसे बड़ा सैन्य आत्मसमर्पण था। और एक नए देश बांग्लादेश का जन्म हुआ। बिल्कुल। और इस जीत ने इंदिरा गांधी को देश में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में एक मजबूत नेता के तौर पर स्थापित कर दिया। इन्हीं युद्धों के बीच एक और कहानी चल रही थी पर्दे के पीछे, भारत की परमाणु कहानी। मई 1974 में भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण किया। इसकी नींव भी नेहरू के दौर में ही रखी गई थी। नेहरू विज्ञान और तकनीक में बहुत विश्वास रखते थे। हाँ। उन्होंने होमी जे भाभा के नेतृत्व में भारत का परमाणु कार्यक्रम शुरू किया, लेकिन उनका मकसद हमेशा शांतिपूर्ण कामों के लिए परमाणु ऊर्जा बनाना था। वो परमाणु हथियारों के सख्त खिलाफ थे। लेकिन 1964 में जब पड़ोसी देश चीन ने परमाणु परीक्षण किया तो भारत की सोच में बदलाव आना शुरू हुआ होगा। जाहिर है, अब आपकी सीमा पर एक ऐसी ताकत थी जिसके पास परमाणु बम थे। इसी बीच दुनिया की 5 परमाणु शक्तियों ने मिलकर 1968 में परमाणु अप्रसार संधि यानी एनपीटी लाने की कोशिश की। भारत ने इस पर दस्तखत करने से साफ इनकार कर दिया। भारत का तर्क क्या था? भारत का तर्क सीधा था। ये संधि ऐसी थी जैसे दुनिया के 5 दबंग कहें कि अब से सिर्फ हम ही बंदूक रखेंगे, बाकी कोई नहीं रखेगा, ताकि दुनिया में शांति बनी रहे। हाँ, ये तो दादागिरी हुई। बिल्कुल। भारत ने कहा कि ये शांति नहीं, ये तो दादागिरी है। या तो सबकी बंदूकें लो या हमें भी अपनी सुरक्षा का हक दो। भारत ने इसे हमेशा परमाणु रंगभेद कहा। इसीलिए जब 1974 में भारत ने परीक्षण किया तो उसे शांतिपूर्ण विस्फोट का नाम दिया गया। हाँ, भारत ने दुनिया को ये संदेश देने की कोशिश की कि वो परमाणु शक्ति का इस्तेमाल सिर्फ विकास के कामों के लिए करना चाहता है। हालांकि दुनिया ने इसे इसी तरह देखा कि अब भारत भी परमाणु क्षमता वाला देश बन गया है। और ये परीक्षण एक ऐसे समय में हुआ था जब देश तेल संकट और महंगाई से जूझ रहा था। हाँ, लेकिन इसने भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा को एक नई दिशा दी। तो हमने देखा कि कैसे आजादी के बाद के शुरुआती दशकों में भारत की विदेश नीति आदर्शवाद के ऊंचे आसमान से शुरू होकर यथार्थ की ठोस जमीन पर पहुंचे। नेहरू की गुटनिरपेक्षता से लेकर चीन और पाकिस्तान के साथ युद्धों तक हर घटना ने भारत को बदला और उसकी वैश्विक सोच को आकार दिया। और एक खास बात यह है कि इन तमाम उतार चढ़ाव के बावजूद भारत में विदेश नीति के बड़े मुद्दों पर राजनीतिक दलों में काफी हद तक एक राय रही है। अच्छा। जब देश की सुरक्षा और राष्ट्रीय हितों का सवाल आता है तो पार्टियां अक्सर एक साथ खड़ी नजर आती हैं। विदेश नीति हमेशा राष्ट्रीय हितों से ही तय होती है। 1990 के बाद जब सोवियत संघ बिखर गया और आर्थिक हितों का महत्व बढ़ा तो भारत की विदेश नीति में अमेरिका की ओर झुकाव ज्यादा दिखा। इस पूरी चर्चा के बाद एक सवाल मन में आता है जिसका इशारा स्रोत में भी किया गया है। क्या मजबूत थी जब वो एक नया, गरीब और सैन्य रूप से कमजोर देश था? ये सोचने वाली बात है। क्या नैतिक प्रभाव और आर्थिक सैन्य शक्ति हमेशा एक साथ चलते हैं या कभी-कभी एक दूसरे के उलट भी हो सकते हैं? क्या एक कमजोर लेकिन सैद्धांतिक देश की आवाज एक ताकतवर लेकिन यथार्थवादी देश की आवाज से ज्यादा वजन रखती है? इसका कोई आसान जवाब नहीं है।